नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? आज जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है और मैं डॉक्टर अमिता शर्मा, व्याख्याता जीव विज्ञान लक्ष्मी मंडी में पदस्थ हूँ और आज आपके समक्ष मानव जनन भाग 3 के बारे में बताऊंगी। अंड जनन का शाब्दिक अर्थ ही आप समझ सकते हैं कि अंड जनन का अर्थ होता है अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होना। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण कहाँ पर होता है, ये आपको इसके पहले वाले भाग 2 में बताया गया था कि ओवरी में अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता है भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही। ये बात बहुत ध्यान देने की योग्य है और बहुत ध्यान पूर्वक इसको समझिए कि ये प्रक्रिया जो है अंडाणु जनन की, यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है भ्रूणीय परिवर्तन के समय। अर्थात भ्रूणीय परिवर्तन का मतलब होता है कि जब मादा भ्रूण अवस्था में होती है या मादा शिशु जब भ्रूण अवस्था में होता है, तभी से अंडाणु निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नर होते हैं उनमें जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया होती है वो यौवन अवस्था के बाद शुरू होती है, लेकिन मादाओं में यह अवस्था शुरू हो जाती है जब भ्रूणीय परिवर्तन के समय से ही शुरू हो जाती है, लेकिन जन्म के बाद ये प्रक्रिया बंद हो जाती, समाप्त हो जाती है। तो जब भ्रूणीय परिवर्तन अवस्था में जब ये शुरू हो जाती है तब यहाँ पर अंडाणुओं का निर्माण होता है। तो अंड जनन की प्रक्रिया होती है, उसमें बहुत सारे कई मिलियन अंडाणुओं का निर्माण होता है। इन अंडाणुओं को हम मातृ जनन कोशिका भी कहते हैं या मातृ युग्मक कोशिका हिंदी में, या उसको हम oogonia भी कहते हैं। यह वह कोशिका होती है जो अंडाणु का निर्माण करती है। अब oogonia में जो विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है, यह प्रक्रिया आप इसमें देख सकते हैं इस डायग्राम में। यह प्रक्रिया अंडाणु की बनने की प्रक्रिया ओवरी में शुरू हो जाती है, अंडाशय में, और यहाँ विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहली स्टेज जो होती है वो शुरू होती है, यहाँ पर से अर्धसूत्री विभाजन प्रथम शुरू होता है। अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम शुरू होता है तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होता है। यहाँ पर एक कोशिका का निर्माण होता है, उस कोशिका में विभाजन होता है और यह कोशिका जो है जिसको हम अर्धसूत्री वन में, और वो भी केवल अर्धसूत्री वन में भी प्रोफेज 1 जो है वहीं तक होता है, उसके बाद नहीं होती है। तो ये इसको हम कहते हैं डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल, जो कि शुरुआत हो जाती है oocyte के निर्माण की, या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte या पुटक का निर्माण शुरू हो जाता है। यहाँ पर जब निर्माण शुरू होता है तो अर्धसूत्री विभाजन पहली की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन पूरी नहीं हो पाती है, केवल पूर्वावस्था की प्रथम अवस्था तक ही हो पाती है। अब इसका विभाजन शुरू हो जाता है और इससे 2 कोशिकाएं बनती हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अपन एक कोशिका का ही थोड़ा सा दिखा रहे हैं, 1 से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब यह कोशिका जब बनती है तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो 2n ही होगी, और यहाँ पर जो प्राइमरी फॉलिकल जो बनता है उसमें भी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 2n ही रहती है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था है वो रुक जाती है। अब जब प्राइमरी उसकी अवस्था रुक जाती है तो उसके कारण प्राइमरी oocyte का जो डेवलपमेंट होता है, या जिसको हम कहते हैं प्राइमरी पुटक का निर्माण होता है, इसको हम इंग्लिश में प्राइमरी फॉलिकल भी कहते हैं, इसका निर्माण होता है और यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। इसके बाद और कणिकामय लेयर का एक निर्माण होता चला जाता है और कणिकामय लेयर्स बनती हैं, जिसके द्वारा सेकेंडरी oocyte
का या सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो जाता है। यहाँ भी देखेंगे आप गुणसूत्रों की संख्या 2n ही होती है। इसके बाद धीरे धीरे और सेल्स की निर्माण होती जाती और लेयर्स बनती चली जाती हैं और यहाँ पर से टर्शरी बन जाता है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी फॉलिकल या तृतीय पुटक बन जाता है। जब तृतीय पुटक बनने वाला होता है तब यहाँ पर जो है अर्धसूत्री विभाजन की अवस्था जो होती है पहली अवस्था यहाँ पर पूर्ण हो जाती है और यहाँ पर आप देखेंगे कि गुणसूत्रों की संख्या जो है वो आधी हो जाती है और आधी होने के बाद यहाँ पर 2 सेल्स आपको दिखाई दे रहे बने हुए। ये सेल्स जो हैं एक अंडाणु का निर्माण करता है और एक जो है बड़ा वाला जो वो अंडाणु का, दूसरा जो है पोलर बॉडी का निर्माण करता है। ये पहली पोलर बॉडी होती है जो कि इनका कोई रोल नहीं होता है। सेकेंडरी oocyte में पहली पोलर बॉडी बन जाती है और टर्शरी उसमें बनती है। उसके बाद जो है इस पोलर बॉडी का कोई काम नहीं होता है, वह अपने आप ही नष्ट हो जाती है। इस टर्शरी फॉलिकल या टर्शरी पुटक के चारों ओर और मोटी लेयर का निर्माण होता चले जाता है और लेयर्स का और सेल्स का निर्माण होता है जो कि एक मैच्योर या परिपक्व फॉलिकल या पुटक का निर्माण करते हैं। अब इस पुटक को हम नाम देते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल में जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सेकेंडरी oocyte होता है और सेकेंडरी पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। ये जो सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है इसको हम अंडाणु कहते हैं। अब यह अंडाणु फिमरी के द्वारा एम्पुलरी इस्थिमस जंक्शन, जो उसके बारे में आपको मैंने भाग 2 में बताया था, वहां पर पहुंचता है। लेकिन उसके पहले यहाँ पर जो पोलर बॉडीज बनती हैं वो नष्ट हो जाती हैं और उनका कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। अब यह जो परिपक्व ग्राफियन फॉलिकल जिसका निर्माण हो चुका है, यहाँ पर एक और मोटी सी लेयर बन जाती है इसी लेयर को हम कहते हैं, ये जो लेयर होती है इस लेयर का जो निर्माण होता है इसको हम कहते हैं ज़ोना पेल्यूसिडा। इसके पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि ज़ोना पेल्यूसिडा को चीरने का काम या चीर के अंदर पहुंचने का काम जब शुक्राणु करता है तो वो शुक्राणु को जो है, जो उसमें एक्रोसोम होता है, शुक्राणु का जो सर होता है, हेड होता है, उसका जो ऊपर का भाग होता है उसको हम एक्रोसोम कहते हैं। उसमें एक स्पेशल रासायनिक स्राव होता है जिसके द्वारा कि वो इस ज़ोना पेल्यूसिडा को चीर कर अंदर प्रवेश कर जाता है। जब वो अंदर प्रवेश करता है तब ये जो सेकेंडरी आपका जो मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन की जो दूसरी अवस्था है वो पूर्ण हो जाती है। वो तभी पूर्ण होती है जब वह उसके अंदर शुक्राणु उसके अंदर प्रवेश कर जाता है। इस तरह की प्रक्रिया जिसमें कि ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होकर अंडाणु उससे बाहर निकलता है, ये आप देख रहे हैं इसमें से अंडाणु निकल चुका है। यहाँ पर ये इसकी ज़ोना पेल्यूसिडा रप्चर हो चुकी है और उसके द्वारा अंडाणु बाहर निकल चुका है। इसी प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए चाहे तो, कि अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन हम किसे कहते हैं। तो अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन वह प्रक्रिया है जिसके में अंडाणु ग्राफियन फॉलिकल से फटकर बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को हम अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम रेखा चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझा जा सकता है क्योंकि ये कई बार प्रश्न में पूछा भी जाता है इसका रेखा चित्र। अंडजनन की प्रक्रिया को आप रेखा चित्र के द्वारा समझाइए, तो आप इसको इस रेखा चित्र के माध्यम से भी समझा सकते हैं। अंडजनन की प्रक्रिया शुरू होती है अंडाशय में अंडाणु के निर्माण की। सबसे पहली जो कोशिका होती है जनन कोशिका, उसमें गुणसूत्रों की मात्रा जो होती है वो 2n ही रहती है।
यहाँ पर समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया होती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा अंड जननी कोशिका का निर्माण होता है, या जिसको हम कहते हैं oogonia। मिलियंस ऑफ oogonia का निर्माण होता है। अब ये जब oogonia का निर्माण हो जाता है, उसमें से एक जो है, ये सारी प्रक्रियाएं हैं जन्म के पहले होती हैं। उसके बाद जन्म के बाद जब परिपक्व हो जाता है, तब या यौवन अवस्था में प्रवेश कर जाते हैं, तब ये अंडाणु जो है परिपक्वन की अवस्था में आते हैं। अंडजननी कोशिका से प्राथमिक अंडा, क्या इसको हम प्राइमरी oocyte कहते हैं, उसका निर्माण होता है। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन, उसमें भी जो उसकी पूर्वावस्था प्रोफेज अवस्था प्रथम होती है, बस वहीं तक हो पाती है और द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है। जब यह द्वितीयक अंडक का निर्माण होता है, तब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन 2 की प्रक्रिया होती है शुरू, जो कि निषेचन पूर्व होती है, उससे अंडाणु का निर्माण होता है। प्राथमिक अंडक जब बनता है, तब उससे एक ध्रुवीय पिंड बनता है, और जब द्वितीयक अंडक निकलता है, तब उससे फिर एक ध्रुवीय पिंड निकलता है, जिसको हम पोलर बॉडी कहते हैं। ये पोलर बॉडीज का कोई काम नहीं होता है। ये पोलर बॉडीज केवल बनती हैं और बाद में नष्ट हो जाती हैं। यह था रेखा चित्र। इस रेखा चित्र को आप बहुत ध्यानपूर्वक चाहे तो कॉपी में बना भी लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार आपके प्रश्न पत्र में पूछा भी जाता है कि अंड जनन की प्रक्रिया को रेखा चित्र के द्वारा समझाइए। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 तभी होगा जब उसमें स्पर्म प्रवेश करेगा और विभाजित होकर वो ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी बनता है। अब यह देखते हैं कि अब यहाँ पर ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है और एक अंडाणु का निर्माण हो जाता है। तो अंडाणु में क्या क्या चीजें होती हैं, इसको भी देख लें। यह एक अंडाणु का नामांकित चित्र है। ये भी कई बार आपके प्रश्न पत्रों में पूछा गया है, महत्वपूर्ण है ये कि अंडाणु का नामांकित चित्र बनाइए। इसका आप नामांकित चित्र बनाएंगे। ये अंडाणु का नामांकित चित्र है, उसमें अंदर एक केंद्रक होता है, ये फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, और एक छोटी सी इसके अंदर एक पोलर बॉडी होती है, जिसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी कहते हैं। अब यहाँ तक तो अंडाणु की बात कर ली। अंडाणु के निर्माण के पश्चात जो सेल्स होते हैं वो पहुंचते हैं अब आपके शुक्राणु जो है वो पहुंचता है, आपको इसके पहले वाले भाग में बताया था, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पर। तो ये जो अंडाणु है, अंडाणु जो है, ये अंडाणु एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन तक कैसे पहुंचेगा, इस प्रक्रिया को देखेंगे। तो ये जो अंडाणु का निर्माण हो जाता है, यह ओवरी में आपने बाहर उसके जो चित्र देखा था, उसमें देखा था फिम्बरी होते हैं, जो कि जालर के समान संरचना होती है। उसके द्वारा यह फिम्बरी के माध्यम से अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा। जब अंडवाहिनी में ही जो एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन होता है, वहां पर जाकर जो शुक्राणु से उसका संलयन होता है और वह जायगोट का फॉर्मेशन कर देता है। अब ये जो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, जायगोट का मतलब हो गया निषेचन की क्रिया, ये दूसरी घटना हो गई है। ये इसके पहले की जितनी घटनाएं थी, ये थी निषेचन पूर्व घटना। अब है निषेचन की घटना। निषेचन की घटना में केवल नर युग्मक मादा युग्मक के साथ संलयन होकर एक युग्मनज का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या जायगोट का निर्माण कर देता है। इस प्रक्रिया को हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया क्या है? वह क्रिया जिसमें अंडाणु शुक्राणु का संलयन होता है। पहला प्रवेश करने के पश्चात यह देखिए, इसमें पहले प्रवेश के साथ ही ये
आप देख रहे हैं ओव्यूलेशन की प्रक्रिया कि जब शुक्राणु का संलयन अंडाणु से हो जाता है तो वो ज़ोना पेलुसिडा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ज़ोना पेलुसिडा की जो लेयर है ये बहुत कठोर हो जाती है। कठोर होने के साथ साथ ये फिर और दूसरे शुक्राणुओं के प्रवेश को रोक देती है। अब ये जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट जो है अब लगातार विभाजन की प्रक्रिया करता रहता है। लगातार विभाजित होके दो कोशिकाओं को दो सेल की स्टेज बनाता है, 2 से 4, 4 से 8। यहाँ पर ये लगातार विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती रहती है। इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। ये जो प्रक्रिया हो रही है यहाँ पर लगातार विभाजन की, इनको हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 वाली जो स्टेज होती है जिसमें कि कोशिकाएं लगातार और बनाती रहती हैं, इस स्टेज को हम मॉड्यूलर स्टेज कहते हैं। अब ये मॉड्यूलर स्टेज के बाद जब 16 से 32 बन गए, 32 से 64 हो जाते हैं, इनका लगातार विभाजन चलता रहता है और जब ये 64 से ऊपर हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला स्टेज बन जाती है और जब 128 से ऊपर की संख्या हो जाती है तो यह एक ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण कर देती है, जिसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। इसमें कई लेयर्स बन जाती हैं कोशिकाओं की। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये यूट्रस की एक अंदर की लाइनिंग में आके चिपक जाता है, क्योंकि यूट्रस जो है, यूट्रस जिसको हम गर्भाशय कहते हैं, वो 3 स्तरों का बना हुआ होता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये 3 स्तरों का, 3 लेयर्स का बना होता है। बाहर की लेयर जिसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम और अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि गर्भाशय में कितने स्तर होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो आपको उत्तर देना है कि इसमें यह गर्भाशय का जो निर्माण होता है वो 3 स्तरों से निर्माण होता है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहर की लेयर, मायोमेट्रियम बीच की लेयर और एंडोमेट्रियम अंदर की लेयर। अब यहाँ पर जो है ब्लास्टोसिस्ट जिसका निर्माण हो चुका है, जिसमें कि तो 128 सेल से अधिक सेल्स होते हैं, यह जो है यहाँ पर आके अंदर की लाइनिंग में आके चिपक जाता है और इसका चिपकना या इसका लाइनिंग पर आके अटैच हो जाना, यही भ्रूण जो है फर्दर और सेल्स को डिवाइड करके अंगों का निर्माण करता है। ये बिगिनिंग ऑफ इम्प्लांटेशन भ्रूण का या ब्लास्टोसिस्ट का आके एंडोमेट्रियम की दीवार पे आके अटैच होना, यह प्रक्रिया कहलाती है अंत्यारोपण, अंतरोपण या प्रत्यारोपण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतरोपण या प्रत्यारोपण किसे कहते हैं, प्रश्न पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना आना चाहिए कि अंतरोपण और प्रत्यारोपण हम किसे कहते हैं। तो अंतरोपण प्रत्यारोपण जो है वह स्टेज होती है जिसमें कि ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की अंतर स्तर पे, जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम से आकर अटैच हो जाता है या चिपक जाता है और भ्रूण का विकास वहां से शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम अंतरोपण या प्रत्यारोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। और यही जो है, यही भ्रूण जो है लगातार इसकी कोशिकाएं विभाजित होती जाती हैं, इसमें लगातार सेल डिवीजन होता चला जाता है और ये 3 लेयर्स का निर्माण करता है। इन तीनों लेयर्स को हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। ये भी इम्पॉर्टेंट होती है। इन्हीं जर्मिनल लेयर्स जिनको 3 जो वो भी भ्रूण की 3 लेयर्स होती हैं, उसमें भी उसको भी हम कहते हैं एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये जो 3 लेयर्स
भ्रूण की बनती हैं। इन्हीं 3 लेयर्स के द्वारा बाकी के शरीर के अंगों का निर्माण होता है। इन्हीं तीनों स्तरों से शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है और इन्हें हम कहते हैं जर्मिनल लेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं 3 जिनको आपको मैंने बताया। पहला आपको बताया था अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा अंतरोपण या प्रत्यारोपण और तीसरा आपको बताया जर्मिनल लेयर्स। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इस तरह से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है भ्रूण की और भ्रूण फिर एक नए जीव में नए शिशु के रूप में जन्म लेता है और ये प्रक्रिया पूरे 9 महीने के पश्चात समाप्त हो जाती है और 9 महीने में एक भ्रूण से नए शिशु का निर्माण हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में पूरा 9 महीने का समय लगता है। अब जब शिशु का निर्माण हो जाता है तो वो शिशु कहाँ पर रहता है, ऐसी जगह पर जहां से उसको पूरा का पूरा भोजन पानी जो मिलता है माँ से उस शिशु को, उस जगह को हम कहते हैं अपरा या प्लासेंटा। तो अपरा या प्लासेंटा क्या होता है? ब्लास्टुला के चारों तरफ एक सतह का विकास हो जाता है जिसमें असंख्य उंगली के समान रचनाएं होती हैं जिन्हें हम अंकुर कहते हैं। इसी तरह के अंकुर जो है वो गर्भाशय की आंतरिक दीवार पर भी बन जाते हैं और ये दोनों अंकुर गर्भाशय तथा भ्रूण की दीवार को जोड़ देते हैं। इसी जोड़ को हम अपरा या प्लासेंटा कहते हैं और यही अपरा या प्लासेंटा के द्वारा भ्रूण को भोजन पानी मिलता है और वो शिशु के रूप में फिर जन्म लेता है। अब प्रक्रिया आपने समझ ली है कि अंड जनन की प्रक्रिया और शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कैसे होती है। इसमें 3 फेजेस होते हैं। एक होता है पहला सबसे पहला होता है मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें कि समसूत्री विभाजन के द्वारा कोशिकाएं बहुत सारी निर्मित होती हैं। दूसरी होती है ग्रोथ फेज जिसमें कि जो oocytes का निर्माण होता है स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी oocyte oogenesis में अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और लास्ट आ जाता है डिफरेंशिएशन फेज जिसमें कि अंडाणु और शुक्राणु अलग अलग हमें मिल जाते हैं और अलग अलग इनका निर्माण हो जाता है। तो ये जो निर्माण होता है, ये प्रक्रिया होती है, आपने बहुत अच्छे से समझ लिए। अब इसके अंतर क्या होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रश्न में ये भी पूछा जाता है प्रश्न पत्र में कि इनके बीच के अंतर को बताइए कि अंडाणु जनन किसे कहते हैं और शुक्राणु जनन में दोनों में अंतर क्या होता है। अंडाणु जनन या मादा के अंडाशय के अंदर होने वाली एक जटिल प्रक्रिया होती है जबकि शुक्राणु जनन जो है वह नर के वृषणों में होने वाली शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया है। अंडाणु जनन में oogenesis का बृहद भाग जो है वो अंडाशय के अंदर लेकिन अंतिम अवस्थाएं अंडवाहिनी के अंदर पाई जाती हैं जबकि शुक्राणु जनन की समस्त अवस्थाएं वृषण के अंदर ही पूर्ण होती हैं। यह सतत अथवा निरंतर होती रहने वाली प्रक्रिया नहीं होती अंडाणु जनन की, जबकि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर होने वाली प्रक्रिया होती है। अंडाणु जनन में आदि जनन कोशिका अंडमात्रक कोशिका में परिवर्तित होती है जिसमें लगातार सूत्री विभाजन से oogonia का निर्माण होता है, जबकि शुक्राणु जनन में अविभेदित आदि जनन कोशिका सतत सूत्री विभाजन के द्वारा शुक्राणु मात्रक कोशिका या जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं उनका निर्माण करते हैं। अंडाणु जनन में केवल oogonia से oocyte का निर्माण होता है जबकि यहाँ पर सारे स्पर्मेटोगोनिया जो है स्पर्मेटोसाइट्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पर केवल एक ही oogonia से oocyte का निर्माण होता है। अंडाणु जनन की वृद्धि अवस्था एक लंबी प्रावस्था होती है जबकि शुक्राणु जनन की जो वृद्धि अवस्था होती है वो छोटी होती है। अंडाणु जनन की वृद्धि अवस्था एक लंबी प्रावस्था है। प्राथमिक oocyte से अर्धसूत्री विभाजन 1 के द्वारा द्वितीयक oocyte तथा एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है, जबकि प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन 1 द्वारा 2 अगुणित द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट या शुक्राणु जनन
कोशिका निर्मित होती हैं। सेकेंडरी oocyte, इसमें सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के द्वारा एक वास्तविक अंडाणु का निर्माण होता है, जिसके साथ साथ सेकेंडरी पोलर बॉडी भी बनती है, जबकि इसमें सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्रीय विभाजन के बाद 2 स्पर्मेटिड्स का निर्माण हो जाता है। अंडाणु में केवल एक ही ओवम बनता है, जबकि यहाँ पर 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अंडाणु एक निर्मित होता है, शुक्राणु 4 होते हैं, अंडाणु बड़ा होता है, शुक्राणु छोटा और चल होता है, जबकि अंडाणु जो है वो गतिशील नहीं होता, शुक्राणु जो है वो गतिशील होता है। तो ये थे अंतर शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में। अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया आती है जिसको हम कहते हैं मादा प्रजनन चक्र, या इसको हम ऋतुस्राव के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में हम इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं। इसे हिंदी में ऋतुस्राव या रजोधर्म या इसको आतर्क या मासिक धर्म के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रक्रिया प्रत्येक स्त्री में जो है शुरू होती है प्रजनन काल में। प्रजनन काल में गर्भावस्था को छोड़कर यह महिलाओं में होने वाला एक चक्र होता है, जिसे पूरा करने के लिए औसतन लगभग 28 दिन लगते हैं। मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करने वाले विभिन्न हार्मोन्स होते हैं। जैसे कि आपको बताया था कि नर में भी हार्मोन्स होते हैं, जो कि नर हार्मोन शुक्राणु जनन को उत्तेजित करते हैं और उससे इसके द्वारा जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसमें टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जबकि मादाओं में हार्मोन्स जो होते हैं वो एस्ट्रोजन हार्मोन इसमें स्रावित होता है। तो मासिक धर्म को नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक है LH होता है जिसको हम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं ये जो मासिक धर्म होता है उसको नियंत्रित करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पत्र में पूछा भी गया है।